हाँ लिखो मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक ना तार वाला माउस यहाँ हर हाल में रखा करो। वो जो है ना बार वाला माउस इधर चलिए आ गया ना वैसे। थैंक यू। सही सही। चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं जनाब। हमने लास्ट क्लास में जो है वो IS-36 को ऑलमोस्ट अच्छा खासा कवर कर लिया था। आज हमने उस पर कुछ सवालात देखने। ठीक है जी, जरा सा मैं ब्रीफली ये क्या कैमरा बंद है? चलना शुरू होगा इसका। चलो स्टार्ट कर दें। अच्छा देखो, बड़ी अमेजिंग बात तुम्हारी क्लास के अंदर पता है क्या है? तुम्हारी क्लास में पहली क्लास में कोई 60 ऑड बच्चा था, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में वो 50 हुआ और 10-15 लोगों ने मुझसे जो है वो पर्सनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मांगना शुरू कर दिए। तो मैं दे दी रिकॉर्डेड लेक्चर जो उस वक्त क्लास में रिकॉर्ड हुआ था। एंड अमेजिंगली आज हमने जब क्लास रखी है तो क्लास में तकरीबन कोई 12 बच्चा बैठा हुआ है। तो यार अगर आप लोगों ने रिकॉर्डेड ही पढ़ना है तो बता दो, मैं रिकॉर्डेड दे देता हूँ। खाम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मतलब अगर रिकॉर्डेड देखना है, रेगुलर के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपको, मैं फिर बता दूं मजा नहीं आएगा। फिर आप तरीके से आप चीजें कवर नहीं कर पाओगे। कवर तो कर लोगे खैर, लेकिन वो बात नहीं हो पाएगी फिर। हाँ जी, क्या बोलते हो फिर? बंदे के पुत्र बन के लेनी है ना क्लासेस। मेरी आवाज आ रही है भाई? अच्छा जी चलो। सर मुझे एक बात बताया, मैंने कल आपको वैल्यू न्यूज निकालते हुए क्या बताया था कि कौन कौन से कैश फ्लोज नहीं लेने मैंने जो नहीं लेने कैश फ्लोज वो कौन कौन से हैं सर? वेरी गुड सर। मेरे पास एक टैक्स का कैश फ्लो जो मैंने इग्नोर करना है। दूसरा मैंने इग्नोर करना है सर इंटरेस्ट का कैश फ्लो। तीसरा मैंने इग्नोर करना है सर क्या चीज? वेरी गुड सर, इसको पहले ले लेते हैं। फ्यूचर रिसीवेबल्स हैं फिर ना, पास्ट रिसीवेबल्स एंड पास्ट पेबल्स हैं बेटा। पांचवा मेरे पास सर फ्यूचर ओवरहॉलिंग। छठा था मेरे पास क्या चीज सर? सर मेरे पास इनफ्लोज ड्यू टू फ्यूचर ओवरऑलिंग। और एक सर मैंने डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। याद आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम का क्वेश्चन दूं, आप मैनेज करोगे?
चलिए मैं इसको रीड कर दूं सर। ये हैंडआउट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, हैंडआउट नंबर 2 है ये उसका सोल्यूशन कोई क्वेश्चन है, ये है पढ़ा हुआ आपके पास हैंडआउट? हैंडआउट नंबर 2 पढ़ा हुआ है ना? हैंडआउट नंबर 2 आ रहा है ना बेटा सबके पास? चलो जी मैं इसको रीड कर रहा हूं सर। इससे मैंने क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। ये कह रहे जनाब, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड in the draft financial statements of Apricot Limited, Pakistan Limited for the year ended 30th June 2018 includes a plant with a carrying amount of 610 रुपए। एक प्लांट है जिसका कैरिंग अमाउंट मेरे पास 610 रुपए। The performance of the plant has been deteriorating since last year, which is affecting the sales of the company। परफॉर्मेंस उसकी खराब होती जा रही है। Following are the estimates that relate to plant for the year ending 30th June 2019। 2019 के एस्टिमेट आपके सामने हैं। ये कैश फ्लोज हैं कुछ। वो कह रहे भाई इसके आगे कैश फ्लो डिक्रीज होगा 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। वो कह रहे भैया प्लांट की टोटल लाइफ 3 साल है, तो इसका मतलब है प्लांट 2019 में चलेगा, 2020 में चलेगा और 2021 में प्लांट चलेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, 3 साल है प्लांट की लाइफ। एंड में ये 100 मिलियन रुपए का बिक जाएगा, 100 मिलियन का। ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब, एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड to buy the plant immediately at rupees 570 million। APL has to incur the following costs: डिलीवरी 45 मिलियन, लीगल कॉस्ट 10 मिलियन और 50 मिलियन लगेगी हमें रीऑर्गेनाइजेशन में, मतलब काम को रीऑर्गेनाइज करने में आफ्टर द डिस्पोजल। सर 9% का डिस्काउंट रेट है। मुझे इस सवाल को देख के आपने सवाल सॉल्व करके देना है, और अगर ये सवाल हो रहा है ना, इसका मतलब है सर हमने स्टैंडर्ड कवर कर लिया। ठीक है, शाबाश, शुरू हो जाए। चलो जी, जी जनाब। इंपेयरमेंट हसन कह रहे हैं 150। हसन 150 नहीं है, चेक कर लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक की तुमने। नहीं, अच्छा देखो एक चीज दिमाग में रखना, 15% से कैश फ्लो कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, दिमाग में रखना।
100 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू भूल नहीं जाना। जी मेरे बच्चों, बाकी लोगों का क्या सीन है? हसन अली, एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड। हसन अली, हसान अली है ये। ना ना ना, सभी ना। जी मेरे भाई, मैं कराऊं? जी मेरे बच्चों, बाकी लोगों ने कर लिया? बहुत सीधा सवाल है यार, ये तो जवाब दे दो। शाबाश, बिल्कुल ठीक है ये। एक बच्चे ने अभी तक इंपेयरमेंट की फिगर निकाली है भाई, क्या हो गया है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। वो दे लिया था गलती से, चलो खैर। जी मेरे बच्चों, 72 73 का जवाब आ रहा है, कितनों का आ गया ये? 74 भी ठीक है। तला सोइल 74 भी ठीक है। राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हुआ होगा। चलो मैं इसको करवा रहा हूं। सही है अब्दुल मोइज, बिल्कुल ठीक है। सभी अब करीब करीब ठीक आ गए हो तुम भी। चलो मैं इसको करवा रहा हूं, यहां देख लो। देखो मुझे सबसे पहले एक चीज ये बताओ, सवाल में 2019, 2020 और 2021 का डाटा था। डन। देखिए सबसे पहले मुझे बताएं, इनफ्लोस फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट। ये सेल जा रही है मेरी कितने की? 250। फिर ऑपरेशनल कैश फ्लोज अदर देन डेप्रिसिएशन, बिल्कुल आएगा सर ये। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने जी? 25 रुपए का। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा।
एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 नहीं, पास्ट पेबल्स हैं ये। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी नहीं, एडिशनल इनफ्लोज ड्यू टू अपग्रेड नहीं, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट यस सर ये आएगी। कितने की बेटा? टैक्स ऑन प्रॉफिट्स नहीं, इग्नोर, बस यही आएगी तीन, बस करो नेट करो क्या आ रहा है, कितना 210, ठीक है। अब वो कह रहा है अगले 2 सालों में ये कैश फ्लोज 15% गिर जाएंगे, तो इसको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी, नेट को 15% कम कर दो सिंपली, 178.5 पक्का, यानी आपने इसका 85% ले लिया और अब इसका 85% और ले लो। यही था। अब मुझे बताओ इसके बाद मेरे पास एक रेजल्ट वैल्यू भी है कितने की, 100 रुपीज की, तो ये कितना होगा 251.73। कितने लोगों ने कैश फ्लो सही निकाल लिया था ये बता दो बेटा, यार जवाब दे दो, अल्लाह के वास्ते तुम लोग जवाब ही नहीं देते जी, जवाब दे दो मेरे बच्चों। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? दूसरी बार में समझ गया था, ठीक है कोई मसला नहीं। चलो मेरे बच्चों मुझे काम ये करके देना आप लोगों ने, इनकी ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देनी है एट द रेट 9% ना, कितना 150 पक्का, एंड देन क्या ये जो वैल्यूज बताई गई हैं ये बिल्कुल सही है? द टोटल इज वैल्यू इन यूज डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटी वाली कॉस्ट हमने कंसिडर क्यों नहीं की? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि फ्यूचर ओवरहॉलिंग, जो कैपेसिटी बढ़ाए, जो आपकी इनकम बढ़ा दे, वो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट ना आप लेनी नहीं है, ना उसके रिलेटेड आपने इन्फ्लोज लेने। याद आ रहा है? याद आ रहा है लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब आधी क्लास उठ के गायब हो गई थी उस वक्त मैंने बताया था ये, सेट है। चलो अब मुझे काम ये करके देना है बेटा आप लोगों ने, कैरिंग अमाउंट तो मेरे पास है, वैल्यू न्यूज आ गई है, अब मुझे और क्या चाहिए सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा फेयर वैल्यू पता है कितनी है सर? मेरे पास फेयर वैल्यू मुझे पता है कितनी है दैट इज 570। बेटा मैं इसमें से लेस कर रहा हूं क्या चीज? कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आएगा मेरे पास? क्या डिलीवरी कॉस्ट आएगी, हाँ या ना? क्या डिलीवरी कॉस्ट आएगी, हाँ या ना? जी सर। सर डिलीवरी कॉस्ट हाँ या ना, कितने की? 50 सर 50 नहीं 45 है जी। और उसके अलावा उसके अलावा सर लीगल कॉस्ट भी आएगी, बिल्कुल सही, लीगल कॉस्ट कितने की? 10 रुपए की। इसके अलावा सर जो रीऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है ये नेसेसरी कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी, नेसेसरी कॉस्ट यही थी बस। अब बताओ क्या आ रही? 515 पक्का। अब बताएं सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट है कितने का? 610। वैल्यू इन यूज है मेरे पास 537। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 515। दोनों में से हायर कौन सा है? अब देखो कंपेयर करो उसको कैरिंग अमाउंट से, कितने का लॉस? यही है पक्का। दाने दोस्त प्यारे भाई आगे बढ़े, ये कॉपी करना है तो कर लो।
हाँ बेटा, हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। FR1 है तुम्हारा, FAR1 है। अच्छा ताहा हो तुम दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कर लिया मेरे बच्चों, बड़े एक स्टेप आगे बढ़ जाए। चलो जरा मैं एक छोटी सी डिस्कशन तुम लोगों से करूंगा, ठीक है? और अब जरा सा एक्टिव रहना, ठीक है, इस डिस्कशन में। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, गौर तो सुनना, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में मुझे एक इत्मीनान हो गया कि तुम लोगों को टेक्निकल बातें समझ में आती है, ठीक है? मुझे पता है, मैं आपके सामने एक छोटा सा PNL रख रहा हूं। से सेल्स है 100 रुपए की, प्रोडक्शन कॉस्ट है मेरे पास 40 रुपए की, जीपी कितने का है? 60 का है। इसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूं 20 के, इंटरेस्ट लेस कर दूं 15 का, बताओ मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचेगा? कितना बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 60 माइनस 20 माइनस 15 कितना? कितना? 25 रुपए। अब बताओ मेरे बच्चों, इस 25 रुपए में टैक्स पे करूंगा, से 30% का टैक्स रेट है, लगाओ जरा कितना आता है? 7.5। क्या बचता है बताओ? $17.5 डन। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस इंटरेस्ट को 10 रुपए बढ़ा दूं, मैं इस इंटरेस्ट को 10 रुपए बढ़ा दूं, तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपए कम हो जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को 10% 10 रुपए बढ़ा दूं, तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपए कम हो जाएगा, पक्का? अगर मैं इंटरेस्ट को 10 रुपए बढ़ाऊंगा, 15 की जगह मैं 25 कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपए कम हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस यस, सबने कहा यस। सीधी सी बात है कि एक्सपेंस बढ़ेगा 10 रुपए का। अज्यूम करो ये 100 ही है, ये 40 ही है, ये 60 है, ये 20 है, ये 15 है, ये वाकई 25 है ना सर? ये 15 नहीं है, अज्यूम करें अब ये 25 है। अब बताओ यहां क्या बच रहा है? 15। अब लगाओ इस पर टैक्स, यहाँ 10.5 बच जाएगा, पक्का? अब बताओ चेंज कितने का आया? प्रॉफिट में कितना चेंज आया? हाउ मच द प्रॉफिट चेंज? 7। जबकि मैंने यहाँ एक्सपेंस बढ़ाया कितने का? 10 का। ये ऐसा क्यों हुआ? प्रॉफिट में क्यों 7 रुपए का चेंज आया, जबकि एक्सपेंस 10 रुपए से बढ़ा? द प्रॉफिट शुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 10 रुपीज। व्हाई डिड द प्रॉफिट रिड्यूस ओनली बाय 7 रुपीज? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? देखो याद रखना, हर एक एक्सपेंस टैक्स सेव करवाता है, हर एक एक्सपेंस टैक्स सेव करवाता है। कैसे? एक्सपेंस बुक करने की वजह से आपके टैक्स की अमाउंट क्या होगी? कम होगी, ऐसा? तो क्या मैं कह सकता हूं एवरी एक्सपेंस हैज अ टैक्स सेविंग, एवरी एक्सपेंस हैज अ टैक्स सेविंग फॉर द कंपनी? यही है, एवरी एक्सपेंस विल हैव अ टैक्स सेविंग, ऐसा? ये बात भेजे में बैठती है। तो सर ये अपने पास पहले नोट करें, फिर इसको आगे लेके चल लेंगे। सर टैक्स सेविंग का फायदा क्या? चलो
जी मेरे बच्चों आ गए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ मेरा प्यारा भाई कि अगर मैं आपसे कहता हूं भैया कंपनी ने 100 रुपए का लोन लिया था, नया लोन लिया था, उस पे 10% के रेट से सूद बुक किया, तो बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ? 10 रुपए का। ठीक है जी सर, कंपनी का ये पीएनएल था, कंपनी ने 10 रुपए का एक नया लोन, 100 रुपए का एक नया लोन लिया और नए लोन पे 10% के हिसाब से 10 रुपए का इंटरेस्ट पे किया। तो मुझे एक बात बताएं, जब ये 10 रुपए का इंटरेस्ट हमने डाला पीएनएल में, ये डाला एडिशनल इंटरेस्ट डाला, उससे हमारे प्रॉफिट में 10 रुपए की कमी नहीं आई, 7 रुपए की कमी आई। मेरा सवाल है तुमसे, ये कंपनी का इफेक्टिव बोरोइंग रेट क्या है बताओ? टेक्निकल सवाल पूछा मैंने तुमसे, कंपनी का इफेक्टिव बोरोइंग रेट क्या? कंपनी 10% पे सूद पे कर रही है, लेकिन सर उस सूद का 30%, उस सूद का 30%, उस सूद का 30% 3 रुपए का टैक्स भी सेव कर रही है। ऐसा तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी सूद आपने पीएनएल में डाला वो बॉटम लाइन तक नेट ऑफ टैक्स पहुंचा? सूद कितने का डाला आपने पीएनएल में? 10 रुपए का, लेकिन बॉटम पे इफेक्ट कितना आया? सिर्फ 7 रुपए का। 7 रुपए का इफेक्ट कहां से आया? सीधी सी बात है सर, जब मैंने 10 रुपए का एक्सपेंस डाला ना, वो इस टैक्स की छन्नी से गुजरता हुआ नीचे कितना पहुंचा? सिर्फ 7 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी की इफेक्टिव बोरोइंग रेट, कंपनी का इफेक्टिव बोरोइंग रेट 10 नहीं है बल्कि 7% है? क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी का इफेक्टिव बोरोइंग रेट 10 नहीं बल्कि 7% है? ऐसा कंपनी का बोरोइंग रेट इफेक्टिवली 10 नहीं बल्कि 7% है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ये बताओ। अब बताओ, कंपनी को, लोगों को लग रहा है अपेरेंटली कंपनी 10% से सूद पे कर रही है, वो 10 रुपए का सूद जब पीएनएल में जाता है तो बॉटम पे सिर्फ 7 रुपए का इफेक्ट आता है। 7 रुपए का इफेक्ट सर 100 रुपए पे 7% बनता है। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है, हाँ या ना में जवाब देना, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ या ना में जवाब देना है बेटा, सुन पट्टी बन के नहीं बैठना है मेरा बच्चा जी। पढ़ता है ना यार, जवाब दे दिया करो यार, इतना लिख दिया करो हाँ या ना जी। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे एक चीज ये बताओ, क्या टैक्स सेविंग से हमारी, वेरी गुड, देखो जफा नदीम अभी चर्च पी के उठे, उन्होंने कहा एक्सप्लेन कर दे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पूछ लिया करो, उसी वक्त पूछो। क्या मेरा बोरिंग रेट 10% है जफा? क्या बोरिंग रेट 10% है? अब मुझे मतलब 10%, 100 रुपए के, 100 रुपए के लोन पे कितना सूद बनता है? 100 रुपए के लोन पे 10% के हिसाब से सूद कितना बनता है? 10 रुपए। जब मैंने 10 रुपए का एक्सपेंस पीएनएल में डाला, 15 रुपए से मेरा सूद बढ़ के कितना हो गया? 25 रुपए हो गया। तो बताएं मेरे प्रॉफिट को 10 रुपए से गिर जाना चाहिए था? क्या मेरा प्रॉफिट 10 रुपए से गिरा? नहीं गिरा। मेरा प्रॉफिट कितने से गिरा? चर्सियों देखो जरा, कितने से गिरा मेरा प्रॉफिट? हुजैफा तो इसका मतलब है क्लास में नहीं बैठा हुआ था बेटा, बाहर से आ रहा था है। 7 रुपए। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ, 10 रुपए के, 10 रुपए के सूद का इम्पैक्ट इफेक्टिवली पीएनएल में कितना रह गया? 10 रुपए के सूद का इम्पैक्ट, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पीएनएल में कितना रह गया? 7 रुपए। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी इफेक्टिव बोरोइंग पावर, मेरा बोरोइंग रेट, इफेक्टिवली मेरा इंटरेस्ट का रेट 10% नहीं है बल्कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेरा 7% है, क्योंकि मैं 10 रुपए का सूद दे रहा हूं तो साथ में 3 रुपए का टैक्स भी बचा रहा हूं। अच्छा आप देखेंगे टैक्स पहले 7.5 पे कर रहे थे, अभी कितने पे कर रहे हो? 4.5 पे कर रहे हो। ये टैक्स क्यों कम हो गया? क्योंकि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस आने से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट आने से टैक्स कम हुआ, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो गया। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इफेक्टिवली 10% का सूद पे कर रहा हूं तो मेरी जेब पे उसका बर्डन 10 नहीं है बल्कि 7% है? 10 नहीं है बल्कि 7% है। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? मरियम क्लियर हो गया बेटा तुम्हें? मरियम क्लियर हो गया? हुजैफा मेरी जान क्लियर हो गया तुम्हें? हुजैफा बाबू क्लियर हो गया? मरियम बेटा क्लियर हो गया तुम्हें? अब बाजी जवाब ही नहीं दे रही, चलो
अच्छा जी चलो, अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं मेरी बोरिंग रेट कितना है, आप कहोगे 10%। मैं कहूं मेरा नेट ऑफ टैक्स बोरिंग रेट कितना है, नेट ऑफ टैक्स, सात परसेंट, यही है, यही है, हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या मेरा ग्रॉस बोरिंग रेट 10% है, नेट ऑफ टैक्स बोरिंग रेट मेरा 7% है है या नहीं, है या नहीं? यार हाँ या ना में जवाब दो, मुझे फील हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है जी चलो जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनो, गौर सुनो, मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसको डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करना है, डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करना है, कौन से रेट के तौर पे, डिस्काउंटिंग के लिए यूज करना है, मैंने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है, क्या कैश फ्लोज आपके पास नेट ऑफ टैक्स आ रहा है? क्या कैश फ्लोज जो आप वैल्यू न्यूज में डिस्काउंट करोगे वो नेट ऑफ टैक्स होंगे या टैक्स के बगैर होंगे? वैल्यू न्यूज में जो कैश फ्लोज आपने डिस्काउंट करना है वो टैक्स से नेट होके आ रहे हैं या बगैर नेट हैं जी? नेट ऑफ टैक्स आ रहे हैं या बगैर टैक्स के? बगैर टैक्स के आ रहे हैं। तो बताओ मैं रेट भी कौन सा यूज करूं, रेट भी कौन सा यूज करूं, ये वाला या ये वाला? बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? मेरे पास कैश फ्लोज बगैर टैक्स के आ रहे हैं ऐसा। अब देखें स्टैंडर्ड ने पहले ऑप्शन दिया हुआ था कि आप कैश फ्लोज में से भी टैक्स माइनस कर दें, रेट में से भी टैक्स हटा दें, तो आप कंपेयर करें दोनों को। लेकिन सर बाद में स्टैंडर्ड ने ये कहा कि नहीं, अब एक ही ऑप्शन है कि कैश फ्लोज में से भी टैक्स ना लो और सर डिस्काउंट में भी टैक्स ना लो। ठीक है जी, तो मुझे बताओ क्या लाइक विद लाइक कंपेयर होगा अगर मैं विदाउट टैक्स कैश फ्लोज को, विदाउट टैक्स कैश फ्लोज को विदाउट टैक्स बोरिंग रेट से डिस्काउंट करूं ऐसा? अब टैक्स के कैश फ्लोज ना लेने का दूसरा रीजन है, अब बताओ टैक्स के कैश फ्लोज क्यों नहीं लेता? सर क्योंकि मैं डिस्काउंट रेट जो लेता हूं वो कौन सा होता है, विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स। सर जो मैं डिस्काउंट रेट लेता हूं वो कौन सा होता है, विदाउट टैक्स। मुझे एक बात बताओ, विदाउट टैक्स रेट बढ़ा है या विद टैक्स रेट बढ़ा है? विदाउट टैक्स रेट बढ़ा या विद टैक्स रेट बढ़ा है? विदाउट टैक्स रेट बढ़ा है। विदाउट टैक्स कैश फ्लोज बढ़े हैं या विद टैक्स कैश फ्लोज बढ़े? विदाउट टैक्स। तो मुझे बताओ सर बड़े कैश फ्लोज को बड़े रेट से डिस्काउंट होना चाहिए, बड़े कैश फ्लोज को बड़े रेट से डिस्काउंट होना चाहिए, यानी कैश फ्लोज में भी टैक्स ना लो और डिस्काउंट रेट को भी प्री टैक्स रखो। प्री टैक्स क्या मतलब होता है सर, टैक्स से पहले, यानी टैक्स नेट करने से पहले। अब बताओ एक रूल लिखूं, आई विल यूज अ डिस्काउंट रेट दैट विल बी प्री टैक्स एंड आई विल यूज कैश फ्लोज दैट विल बी विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स कैश फ्लोज पे कौन सा रेट यूज होना चाहिए, विदाउट टैक्स, ऐसा ये नोट कर लो। सर मैं विदाउट टैक्स कैश फ्लोज को विदाउट टैक्स डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करूंगा, नो टैक्स इन कैश फ्लोज, नो टैक्स सेविंग्स एंड डिस्काउंट रेट।
क्लियर है? जी मेरे बच्चों, देखो वो आपको ना इफेक्टिव टैक्स रेट अगर दे भी देना, उसको ग्रॉस अप कर लेना हसन। जैसे अगर वो 7% देना तो उसको ग्रॉस अप कर लेना और प्री टैक्स पे आ जाना। जी चलो मेरे बच्चों बढ़े आगे। अच्छा जी, एक चीज आपको सिखाऊंगा, फिर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने, ठीक है? तैयार हो? देखो अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है? इस कंपनी में से मिसाल के तौर पे कई सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है जी? एक प्रोडक्ट ये भी बिकता है, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्रोडक्ट ए, और ये बनता है मशीन ए पे। गौर से सुनना, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। सर एक कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है जी? एंड वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इज प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड इन अ मशीन दैट इज नेम्ड प्रोडक्ट मशीन ए, ठीक है जी? ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट मशीन्स। एक बात बताओ, कंपनी का ये प्रोडक्ट कराची में बिकता है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। ये प्रोडक्ट कराची में बिकता है, ये प्रोडक्ट लाहौर में बिकता है, ये प्रोडक्ट इस्लामाबाद में बिकता है, ये पेशावर में बिकता है, ये सरगोदा में बिकता है। प्रोडक्ट ये जो है ना एक्सपोर्ट होता है। मेरा एक सवाल है सर आपसे, लाहौर की मार्केट खराब होगी, से मिसाल के तौर पर लाहौर में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, कंपनी अफेक्ट होगी या नहीं होगी? कंपनी अफेक्ट होगी? क्या लाहौर में दंगे होने से कंपनी अफेक्ट होगी? हाँ होगी ना, क्यों? क्योंकि कंपनी का एक प्रोडक्ट है भाई, वो लाहौर बिकता है जाके, उसकी सेल्स डिस्टर्ब होंगी, कंपनी विल बी अफेक्टेड। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मशीन ए और प्रोडक्ट ए अफेक्ट होंगे? क्या मशीन ए और प्रोडक्ट ए अफेक्ट होंगे? नहीं सर, क्योंकि वो दोनों तो वहां बिकने जा रहे हैं, दुबई में बिक रहे हैं, बाहर बिक रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पेशावर में मसला होता है, क्या कंपनी अफेक्ट होगी? क्या कंपनी अफेक्ट होगी? होगी या नहीं? होगी या नहीं? यस सर। क्या मशीन ए और प्रोडक्ट ए अफेक्ट होंगे? क्या मशीन ए और प्रोडक्ट ए अफेक्ट होंगे? नो सर, ये दोनों अफेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब सर कुछ रिस्क ऐसे हैं जो कंपनी को हिट करते हैं, कुछ रिस्क ऐसे हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक मशीन को हिट करते हैं। अब बताएं सर, ये जो प्रोडक्ट जा रहा है दुबई जा रहा है, कल दुबई की एक्सपोर्ट बंद हो जाए, कल दुबई की एक्सपोर्ट बंद हो जाए, तो मुझे एक बात बताओ, दुबई की एक्सपोर्ट बंद होने का इफेक्ट कंपनी की बाकी प्रोडक्ट्स पे आएगा? कंपनी की बाकी प्रोडक्ट्स पे आएगा? कंपनी की बाकी प्रोडक्ट्स पे आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ किस पे आएगा? मशीन ए पे आएगा, कंपनी पे आएगा। कंपनी पे तो हर उस प्रोडक्ट का आएगा इफेक्ट जो कंपनी बना रही है, ऐसा।
तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक डिस्काउंट रेट इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत इमेच्योर बात करने जा रहा हूं, बहुत डिटेल में ज्यादा जा नहीं सकता, इतनी टेक्निकलिटीज में जा नहीं सकता, अभी तुम बहुत छोटे हो। सर ऐसा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करूं इस मशीन की वैल्यू इन यूज निकालने के लिए, ऐसा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करूं, ऐसा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करूं जो एडजस्टेड हो पूरी कंपनी के रिस्क के लिए, या जो एडजस्टेड हो सिर्फ इस मशीन के रिस्क के लिए। हाँ जी, ऐसा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करूं जो पूरी कंपनी के रिस्क के लिए एडजस्टेड हो, या इस मशीन के रिस्क के लिए एडजस्टेड हो। बताओ, इस मशीन की वैल्यू यूज निकालनी। नहीं, पूरी कंपनी के लिए ही नहीं होता। मुझे बताओ, ऐसा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करें जो पूरी कंपनी के लिए, पूरी कंपनी के सारे रिस्क जिसमें एडजस्टेड हो, या सिर्फ इस एक मशीन के रिस्क जिसमें एडजस्टेड हो। हाँ जी, एक मशीन के रिस्क एडजस्टेड हो ना, पूरी एंटिटी के तो एडजस्टेड होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस एक मशीन की वैल्यू न्यूज निकाल रहे हो तो उस मशीन के लिए मशीन स्पेसिफिक रेट इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा जिस मशीन के लिए आप वैल्यू न्यूज निकाल रहे हो, रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज अ रेट दैट इज स्पेसिफिक टू दैट मशीन। बेटा पानी भी पिला दो, पानी पिला दो आप। हाँ जी, अब बताओ सर, मैं पढ़ रहा हूं, इसको सुनो, सुनो प्यारे भाई। वो कह रहा है जनाब, इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज the discount rate used for discounting the cash flows should be pre-tax rate. Yes sir, it should be a pre-tax rate that reflects market assessment of time value and risk specific to the asset, या pre-tax rate that reflects the time value of money and risk associated to the entire entity. post-tax rate नहीं सर, post-tax तो हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। हाँ जी, pre-tax rate that reflects the entity's assessment of time value of money and the risk specific to that asset। ये सी और ए और डी का सेम ही है क्या? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या करना चाहिए सर मुझे? जी मेरे भाई, सर एंटिटी टाइम वैल्यू असेस नहीं करती, टाइम वैल्यू मार्केट असेस करती है। एंटिटी टाइम वैल्यू असेस नहीं करती, टाइम वैल्यू का इंपैक्ट मार्केट से आता है। अब बताएं सर, इतना मुश्किल एमसीक्यू 2 1 नंबर के लिए आया है, लेकिन याद रखना। अब बताएं सर, डिस्काउंट रेट में क्या क्या होना चाहिए? बताओ डिस्काउंट रेट में क्या होना चाहिए? डिस्काउंट रेट के अंदर मार्केट की असेस्ड, मार्केट की तरफ से असेस्ड जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर है वो होना चाहिए, ठीक है जी। और वो रिस्क होने चाहिए जो स्पेसिफिक टू एन एसेट हो। देखो ये चीजें अभी तुम लोगों को ना समझ में इतनी नहीं आएंगी, क्योंकि जब तुम बीएफडी पढ़ोगे ना तो जाके तुम्हें चीजें सेंसिबल लगने लगेगी, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रेट इस्तेमाल होना चाहिए, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? रेट शुड बी प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। जी सर, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रेट नहीं, क्योंकि कैश फ्लोस प्री टैक्स होंगे। फिर क्या वो रेट एडजस्टेड फॉर कंपनी रिस्क होना चाहिए या एडजस्टेड फॉर एसेट रिस्क होना चाहिए? एडजस्टेड फॉर कंपनी रिस्क या एडजस्टेड फॉर एसेट रिस्क? जी एसेट रिस्क होना चाहिए सर, कंपनी रिस्क नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसकी असेसमेंट के कितना होगा, मार्केट करती है या कंपनी खुद करती है? नहीं सर, कंपनी टाइम वैल्यू को असेस नहीं कर सकती। असेस कौन करता है? मार्केट। असेस कौन करता है? मार्केट। ऐसा। अब बताओ सर, मुझे रेट कौन सा इस्तेमाल करना है, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स रेट। मुझे सर वो कौन सा टैक्स रेट यूज कर, सर कौन सा रेट यूज करना है जिसमें एंटायर कंपनी के रिस्क एडजस्टेड हो या सिर्फ मशीन के रिस्क एडजस्टेड हो? मशीन के रिस्क एडजस्टेड हो। सर टाइम वैल्यू ऑफ असेसमेंट, टाइम वैल्यू की असेसमेंट कौन करता है, मार्केट या कंपनी? मार्केट करती है। तो बताओ, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा रेट एक्सेप्टेबल रेट है? जी ऐसा है बेटा। मार्केट कैसे करती है बेटा? मार्केट के अंदर टाइम वैल्यू का फैक्टर इस तरह असेस होता है,
मुझे एक बात बताओ करंटली, अच्छा यार मैं थोड़ा सा टेक्निकल होकर बात करूं, तुम लोग घूमोगे तो नहीं ना? हैं? घूमोगे तो नहीं ना पक्का? मैं फास्ट ट्रैक में, मैं चूंकि सारे बच्चे होते हैं लेवल्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल होके पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा चीजें घुमा सकता हूँ। हैं? अच्छा सुनो, मुझे एक चीज ये बताओ, मुल्क में इंटरेस्ट रेट चलता है, मुल्क में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट है? क्या देख के डिटरमिन होता है सर ये दोनों? क्या देख के डिटरमिन होता है? मनी सप्लाई देख के इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है, और इंटरेस्ट रेट देख के इन्फ्लेशन रेट डिटरमिन होता है, ऐसा? मुल्क में मनी सप्लाई देख के, मनी सप्लाई की जो है वो मनी सप्लाई गवर्नमेंट किस तरह रखती है, गवर्नमेंट के जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के हिसाब से सेट होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से सेट होता है क्या चीज? इन्फ्लेशन रेट। इसमें मेरी कंपनी का क्या रोल है मुझे बताओ? हाँ, सर मेरी कंपनी का क्या रोल है कि इन्फ्लेशन रेट कैसे डिटरमिन होगा? कोई रोल नहीं है सर मेरी कंपनी का। मेरी कंपनी तो एक छोटा सा पोर्शन है पूरी इकोनॉमी का। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये देखती है कि हमने इस साल कितने नोट छापने, फॉरेन डेट फाइनेंसिंग कितनी करनी है, नोट कितने छापने, मनी सप्लाई कितनी रखनी है। मनी सप्लाई से डिटरमिन होता है इंटरेस्ट रेट, कि भाई मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ठीक है जी। उस इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन होती है इन्फ्लेशन। तो मुझे एक बात बताएं, मेरी कंपनी का उसमें क्या रोल है? What role my company is playing in determining this rate? सर माई कंपनी इज अ टाइनी बिट ऑफ अ ड्रॉप इन दी ओशन, ठीक है जी। मेरी कंपनी की कोई औकात नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं सर, मार्केट कैसे असेस करती है रिस्क? मार्केट कैसे असेस करती है सर? असल में सर ऐसे होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये देखती है कि जी मुल्क में पैसा कितना पड़ा हुआ है, ठीक है जी। क्या अवाम में मजीद पैसा डालना है या पैसा निकालना है? वो क्या देख के करती है सर? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग देख के करती है, सारी चीजें अपने बजट देख के करती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट अपने बजट का डेफिसिट कैसा पूरा करती है? लोन लेके, नोट छाप के, ऐसा। तो मुझे बताएं सर, उस नोट छापने से क्या होगा? मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, पैसा इकोनॉमी में ज्यादा आ जाएगा, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, पैसे की वैल्यू गिरेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ऐसा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा सर, इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ऐसे ही होता है, साइकिल ऐसी चलती है ना चीजों की। तो मुझे बताओ मेरी कंपनी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? नथिंग, नथिंग, कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रही। अब बताओ सर, डिस्काउंट रेट शुड बी प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स? Discount rate should be pre-tax or post-tax? Pre-tax. Number two, discount rate should be adjusted for the risk that are specific to the asset or specific to the entity. Specific to the asset. And sir, how the market, sir, who assesses the time value of money? Is it the market or is it the entity? Sir, it's the market. ऐसा पक्का? बड़े हमारे दोस्त, कॉपी करना है तो कर लो। गम है या खुशी है तू, नहीं देखो मल्टीनेशनल के डिसीजंस जो है वो अफेक्ट नहीं करते ना इंटरेस्ट रेट को। लॉबीज में एक एंटिटी नहीं होगी ना। अब वो मल्टीनेशनल एक कंपनी नहीं होती है ना, मतलब एक कंपनी पूरी इकोनॉमी पे। देखो जैसे मैं मिसाल के तौर पर नोकिया को पिक करूं, नोकिया कंट्रीब्यूटेड 61% ऑफ जीडीपी ऑफ फिनलैंड इन 2006, ठीक है ना। इन 2006 नोकिया वाज कंट्रीब्यूटिंग 61% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ठीक है जी। लेकिन उसकी कंट्री के रूल्स अपने होते थे, सारे सेटअप अपने होते थे। इस इतना जायंट सेटअप होने के बावजूद गवर्नमेंट उनको बंबू करके रखती थी, ठीक है ना। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी एचआर पॉलिसीज गवर्नमेंट गवर्न करती थी उनकी, ठीक है ना। इवन इतना बड़ा सेटअप लगाने के बाद गवर्नमेंट को पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस हो जाती है चीजें, लेकिन हमारे पास कितना शेयर होना चाहिए कि हम वैल्यू को चेंज कर सके? नहीं बेटा, देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं हसन। देखो गवर्नमेंट ने लोन लिया है बाहर वालों से, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने लोन लिया अपने लोगों से भी, वापस कैसे करने? लोकल वालों को कैसे वापस करना? ये IAS 36 चल रहा है, खत्म होने वाला है बस। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या लेके? टैक्स लेके। अच्छा देखो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू हमारा एनफ नहीं होता, ठीक है। हमारे बजट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए टैक्स रेवेन्यू
सर इनफ नहीं है। हम क्या करते हैं, आवाम से लोन भी लेते हैं। आपने देखा ना, गवर्नमेंट के टी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, वो आवाम को पकड़ा के पैसे ले लेती है आवाम से। ऐसा एक तो वो सोर्स आ गया पैसे का, चलो भाई आवाम से उधार ले लेंगे, नहीं बना तो बाहर से उधार ले लेंगे। ठीक है जी। तो मुझे एक चीज ये बताओ, इतने सारे सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज मिलके, फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मुल्क में मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके हिसाब से रेट तय होता है। बस में आप लोगों को FR1 लेवल पे ये याद रखना है कि हु डिसाइड्स या हु असेसेस द रेट, एंटिटी असेस नहीं करती, इतना याद रखना बस। ठीक है, मार्केट करती है। बेहतरीन, चलो जी बढ़े हम आगे एक स्टेप। हाँ जी साईं शाबाश, आसान सवाल आए बाबा, करी छड़े इनके। जी हाँ जी, कौन सा कैश फ्लो नहीं इंक्लूड करना है, नॉट नॉट नॉट। हाँ जी, कौन सा कैश फ्लो हटाते हैं हम, क्या हम डिस्पोजल का कैश फ्लो हटाते हैं? नहीं सर, हमने अभी पिछले सवाल में ये डाला है डिस्पोजल का कैश फ्लो, कहां गया, ये डाला हमने डिस्पोजल का कैश फ्लो एंड पे। फिर क्या इग्नोर करते हैं हम, इनकम टैक्स पेमेंट। हाँ सर ये इग्नोर करते हैं, वी इग्नोर दिस, ऐसा शुड नॉट बी इंक्लूडेड, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है जी। फिर सेल ऑफ इन्वेंट्री, हाँ बिल्कुल डालते हैं सर हम, मशीन से जो इन्वेंट्री बन रही है उसके बिकने का कैश फ्लो हम बिल्कुल डालते हैं। फिर कैश आउटफ्लोज फ्रॉम दी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एसेट बिल्कुल डालते हैं सर, अभी भी डाले हमने, ऊपर भी डाले, ये 15 रुपए की अमाउंट ये डलेगी। सेट है बड़े। हम है यहाँ खुशी है तू। हाँ जी बी, दो मार्क्स, दो चीजें, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या बताए थे, मैंने बताया था मार्केट वैल्यू गिर जाना एसेट की, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक फैक्टर, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रेगुलेशंस। और सर इसके अलावा मैंने क्या बताया था, एंटिटी के नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए उसकी मार्केट वैल्यू के मुकाबले में, याद आ रहा है, यही 3 फैक्टर्स बताए थे ना। फिर सर एन अनयूजुअल सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू वन और मोर एसेट्स, यस सर। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेंसेस, ये तो इंटरनल है ना, तो हमें तो पता होगा, इंटरनल पता होगा कि भाई ये एसेट टूटा है। फिर अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सर ये तो हमारे इंटरनल बात हो रही है ना। फिर एन इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, सर इसका जवाब है ए एंड डी। हाँ जी कितने लोगों ने कर लिया था ये, अब्दुल मोइन ने, एक और बंदे, भाई सी क्यों लिख दिया, 2 मांग रहे तो
कर लिया था बेटा, ये एग्जाम में जाके कोई मैसअप नहीं कर देना, मैं अच्छा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। सी पहले का था। चलो जी सर, ये हैंड आउट हमने कंप्लीट कर लिया। ये पास पेपर के जितने सवाल आए थे मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है। इंपेयरमेंट में जितने पास पेपर के सवाल आए थे मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है। अब प्यारे भाई हम अगले स्टैंडर्ड पे आते हैं। आप लोग जरा 5 मिनट सुस्ता लें, ठीक है जी। हम अगले स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं, अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। बल्कि क्या कराऊं तुम लोगों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जगह गवर्नमेंट ग्रांट्स करा दूं? वो सीक्वेंस थोड़ी चलना। चेंगिस एंड इक्विटी, चेंगिस कौन से ए लेवल्स के स्टैंडर्ड्स ये पढ़ाए मैं तुम लोगों ने स्टैंडर्ड? चलो कोई मसला नहीं। नहीं ये उसमें ये था इम्पेयरमेंट है लेवल्स में, पूरा डिटेल इतना ही। हाँ, बेसिक इम्पेयरमेंट है। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं प्यारे भाई, हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्या स्टार्ट करते हैं? गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बिक गई है, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट बिक गई है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट। तुम लोग 1 मिनट ले लो। गम है या खुशी है तू। तुमने ओ लेवल्स में किससे पढ़ा, ए लेवल्स में? हुनैन सलीम। हुनैन सलीम मेरा स्टूडेंट है। भाई ने? अच्छा बोल। अच्छा वलीद खानजादा। हाँ कैमरा ऑफ कर दिया बेटा मैंने। अच्छा मुझे बताओ, वलीद खानजादा भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह भाई, बड़े जबरदस्त इंसान है। टीचर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं। अदील, अदील से कितने लोगों ने पढ़ा है? इसहाक डार बिल्कुल असली सी है। अदील पेपर वाला है, जम ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। काशान, ये सारे दोस्त यार हैं हमने यार। सर साया तो मतलब वो तो ए लेवल्स के अब्बा है ना वो तो। सर साया तो पापा जी है सबके। मुझे कोई घुसने ही नहीं देता है। मैंने बहुत घुसने की कोशिश की, सबकी हालत टाइट हो जाती है, भगा देते हैं मुझे। एक दफा मैं एक ए लेवल्स के कॉलेज में गया, एक बड़े टीचर के साथ, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा।
उससे मुझे कहा मेरी कॉस्टिंग की क्लास, कॉस्टिंग का ना पार्ट आप पढ़ा दें सर। मैंने कॉस्टिंग का पार्ट पढ़ाया, वो सारे बच्चे चिमट गए कि सर एक काम करें, आप जो है ना वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट है ना वो रिवाइज करा दें। तो मैंने कहा नहीं यार ये गलत हो जाएगा। उस बंदे ने ट्रस्ट करके मुझे अंदर आने दिया। अगले बैच में उस बंदे ने बुलाया ही नहीं मुझे, कहा नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। खैर यार, अल्लाह हर बंदे को रोजी देने वाला है। अच्छा देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है सुनो। गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है IS 20। ये अगली क्लास तक हमारा खत्म हो जाएगा, ये भी सीधा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट्स है क्या। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये है कि मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट बाज़ औक़ात अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लोगों को यानी डिफरेंट लोगों को ग्रांट्स देती है एक स्पेसिफिक एक्शन करवाने के लिए या एक स्पेसिफिक एक्शन से रोकने के लिए, ठीक है जी। सर करवाने के लिए तो समझ में आता है, रोकने के लिए कैसे। मिसाल के तौर पर भाई पेंडेमिक आया, हमने सोचा अपने एम्प्लॉयज फारिग कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, हमें कॉल की कि भाई आप एक काम करें, एम्प्लॉय फारिग ना करें, हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं जो आप ग्रांट के तौर पे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी में दे देना, आप टेंशन नहीं ले, आप इन लोगों को फारिग नहीं करेंगे। अब बताएं ग्रांट किस चीज के लिए मिलती है। बाज़ औक़ात एक एक्शन के लिए मिलती है, बाज़ औक़ात एक इनएक्शन के लिए मिलती है। यानी सर आप या तो ये काम करें तो ग्रांट मिलेगा, और कुछ दफा ग्रांट ऐसी होती है कि आप ये काम नहीं करें तो ग्रांट मिलेगा, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है सर, गवर्नमेंट ग्रांट इज टेक्निकली अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है जी, सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है जी। अब सुना, गवर्नमेंट ग्रांट को हम डिवाइड करते हैं सर दो हिस्सों में, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। फिर इस एक्सपेंसेस को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंसेस, ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। फिर इस फ्यूचर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट इज कैप्ड, grant related to future expenses that are uncapped। ठीक है जी। फिर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट सर डेप्रिशिएबल एसेट्स, आपको गवर्नमेंट ने प्लांट दे दिया, इस तरह की चीजें दे दी, नॉन डेप्रिशिएबल जमीन दे दी आपको। सर अगर डेप्रिशिएबल एसेट हो तो भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, फुली फंडेड, पार्शियली फंडेड। फिर फुली फंडेड, पार्शियली फंडेड, ठीक है जी। सर ये पहले पूरी डायग्राम कॉपी करेंगे आप, एक मिनट मुझे दीजिए।
जी मेरे बच्चों, सर मुझे एक बात बताएं, सर सबसे पहले अपने हेडिंग डालेंगे ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एसेट्स, सॉरी ग्रांट रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंसेस। जी पास्ट एक्सपेंसेस। अच्छा देखिए, सबसे पहले ना हम बात करेंगे जनरल डिस्कशन, ठीक है जी। पास्ट एक्सपेंसेस से भी पहले जनरल डिस्कशन देखना, ठीक है जी। स्पेलिंग आप खुद देख लेना, DISS होता है शायद, पता नहीं एक ऐसा होता है डिस्कशन में, एक ऐसा होता है। तुम लोग को ये याद कैसे रहता है हैं? अच्छा जी सर, सुनिएगा मेरे बच्चों, सर मुझे एक बात बताएं, एक चीज होती है ग्रांट और एक चीज होगी ग्रांट इनकम। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, दिमाग में रखना। एक चीज है ग्रांट, एक चीज है ग्रांट इनकम। सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो सारे कॉलेजेस जिसमें 100 से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे सारे कॉलेजेस जिसमें 100 से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम उनको 1-1 लाख रुपए का ग्रांट देंगे। ऐलान हो गया, ऐलान हो गया ये कि ग्रांट 1-1 लाख रुपए का मिलेगा उन तमाम लोगों को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम कॉलेजेस को जिसमें 100 से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा। अच्छा हमने अपनी तरफ देखा, हमारे पास पढ़ रहे थे 80 स्टूडेंट्स, कितने? 80 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। हमने सोचा यार 80 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ये कैसे चलेगा, फिर ये तो ग्रांट नहीं मिलेगी हमें, ठीक है जी। लेकिन हमें ये पता है कि मार्च के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने पास भी 100 स्टूडेंट्स, वैसे ARTT में सर एट अ टाइम 3000 स्टूडेंट पढ़ रहा होता, ठीक है जी, ऊपर नीचे सारे लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो अज्यूम करो हम 80 स्टूडेंट पे बैठे, हमने सोचा इंशाल्लाह ताला 100 स्टूडेंट्स हम लोग इंशाल्लाह मार्च तक टच कर लेंगे। अब बताओ गवर्नमेंट ने जो आप ऐलान किया है, कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी? लगता है? क्या गवर्नमेंट के ऐलान के बाद आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी? डेफिनेटली देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐलान इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट सीरियस, ऐसा। इसका मतलब है ग्रांट इज प्रोबेबल। अच्छा ना, एक चीज याद रखना, एक बात बताओ, एक इवेंट के 100% चांसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सर्टन। एक इवेंट के 90% प्लस चांसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में वर्चुअली सर्टन। एक चीज के होने के चांसेस 50% प्लस अप टू 90% होते हैं, हम इसको कहते हैं प्रोबेबल। एक चीज के चांस सर लेस देन 50% होते हैं, या ये कह लो कि सर 5% प्लस से लेके 50% तक होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉसिबल। और अगर एक चीज के चांसेस लेस देन 5% होंगे, हम उसको कहेंगे रिमोट। क्या कहेंगे? रिमोट। क्या कहेंगे? रिमोट, ठीक है जी। ये 5 वर्ड्स याद रखना। सर्टन 100% चांसेस, वर्चुअली सर्टन 90% प्लस चांसेस बट नॉट 100%, 50% प्लस से 90% तक प्रोबेबल, 5% से लेके 50% तक पॉसिबल, लेस देन 50% रिमोट। सवाल पूछूं, 50% पे क्या होगा? 50% पे प्रोबेबल है, पॉसिबल है? 50% पे प्रोबेबल है, पॉसिबल है? पॉसिबल होगा, क्यों? प्रोबेबल की रेंज शुरू होती है 50% प्लस से, यानी स्टैंडर्ड कहता है मोर देन लाइकली। मोर देन लाइकली का मतलब है आधी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अब बताएं सर लेस देन लाइकली, आधी से कम प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। मुझे बताएं सर 95% पे क्या बनेगा? 95% पे क्या बनेगा? बिल्कुल 95% पे क्या बनेगा? वर्चुअली सर्टन। मुझे बताओ मैं क्या कह रहा हूं, ग्रांट क्या होना चाहिए?
प्रोबेबल होना चाहिए। इसका मतलब हम किस जगह इसको कनेक्ट कर रहे हैं, किस जगह कनेक्ट कर रहे हैं इसको, यहां पर। तो इसका मतलब है ग्रांट के मिलने के चांसेस 50% से 90% के बीच में होने चाहिए। आमतौर पर गवर्नमेंट जब ऐलान करती है तो वी कैन सेफली से कि ग्रांट मिल जाएगी, ठीक है जी। ग्रांट इज प्रोबेबल एंड, और जो सुनना बेटा, कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी मेट, कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी मेट। सर यानी कंडीशंस मीट होने, मतलब एक्सपेक्टेड होगा, मीट कर लेंगे। और तो सुनना, स्टैंडर्ड कहता है ग्रांट उस दिन बुक करो जब आपको ये पता हो कि ग्रांट मिल जाएगी, प्रोबेबल है, और हम कंडीशन मीट कर लेंगे। दोनों बातें हो रही हैं, ग्रांट मिल जाएगी, कंडीशन मीट हो जाएंगे, ऐसा। ग्रांट मिल जाएगी, कंडीशंस कंडीशंस मीट हो जाएंगे, ऐसा। मुझे बताएं दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? दोनों बातें विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना ग्रांट रिसीव हुआ ना कंडीशन मीट हुई है। कंडीशन क्या है? 50 लोग जिसके पास होंगे उसको ग्रांट मिलेगी, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया। अब गौर से सुनना सर, गौर से सुनना, गौर से सुनना। 1 जनवरी को ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट। सर अनाउंसमेंट हुई, इस अनाउंसमेंट वाले दिन पे हमारे पास 80 स्टूडेंट थे, बट हमें ये लग रहा था कि इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों में 100 क्रॉस कर लेंगे, हमें थोड़े दिनों में 100 इंशाल्लाह क्रॉस कर लेंगे। सर फिर सुनना प्लीज, जनवरी की 10 तारीख को, जनवरी की 10 तारीख को 10 तारीख को सर हमारे पास अज्यूम करो कंडीशंस मेट, 100 स्टूडेंट पूरे हो गए। सर जनवरी की 24 तारीख को, 24 तारीख को, जनवरी की 24 तारीख को, जनवरी की 24 तारीख को ग्रांट रिसीव हो गई, ठीक है जी। बताएं जनरल एंट्री क्या पास होंगी सबसे पहले दिन, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई? क्या आपको लग रहा है कि ग्रांट मिल जाएगी? यस सर। क्या आपको लग रहा है कि कंडीशन मीट हो जाएगी? यस सर। अभी दोनों में से कुछ नहीं हुआ, नाइदर ग्रांट इज रिसीव नॉर द कंडीशंस आर मेट, but we are confident that the grant will be received and the conditions will be met. सर स्टैंडर्ड कहता है इस दिन एक एंट्री पास करना अपने पास। अभी कुछ भी नहीं हुआ, but only grant is expected to be received, only the thing कि हम कंडीशन मीट कर लेंगे। सर 1 जनवरी को मैं एंट्री पास करूंगा ग्रांट रिसीवेबल डेबिट से 100 रुपए से, ठीक है जी, या से 1 लाख रुपए से, ठीक है जी। एक बंदा कह रहा है 1 मिलियन कर दें सर, 1 मिलियन रुपए। फिर डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? अच्छा डेफर्ड का मतलब क्या होता है? अनअर्न्ड का सुना है आप लोगों ने? अनअर्न्ड का सुना है? अनअर्न्ड क्या होता है? इनकम दैट इज नॉट येट अर्न, इनकम दैट इज नॉट येट अर्न। बताइए एंट्री किस दिन पास की? जब हमने कंडीशन मीट कर लिया, जब ग्रांट रिसीव हो चुका है। नहीं सर, ना ग्रांट रिसीव हुआ है ना कंडीशन मीट हुई है, हमें लग रहा है कि कंडीशन मीट हो जाएगी, ग्रांट मिल जाएगी, ठीक है जी। अब बताएं 10 जनवरी को क्या हुआ? 10 जनवरी को क्या हुआ? 10 जनवरी को क्या हुआ? कंडीशंस मीट हो गई, कंडीशंस मीट हो गई। 10 जनवरी को कंडीशंस मीट हो गई। बताओ क्या एंट्री मैंने पास की? सर ग्रांट इनकम बुक करनी है। भाई मैं तो अब एलिजिबल हो गया हूं 1 लाख रुपए से डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। फिर क्या हुआ? 24 जनवरी को ग्रांट रिसीव भी हो गई। क्या एंट्री पास की हमने? कैश डेबिट सर कितने से? 1 मिलियन से। और ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, सुनो सुनो सुनो, पहली एंट्री कब पास करनी है? गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम ग्रांट देंगे उन लोगों को जिनके पास 100 स्टूडेंट होंगे। हमने कहा हमारे पास 100 स्टूडेंट नहीं हैं,
लेकिन इंशाल्लाह अभी डाउन द लाइन हो जाएंगे। वी विल मीट द कंडीशंस एंड इंशाल्लाह वी विल रिसीव द ग्रांट। तो सर स्टैंडर्ड कहते हैं जब आपको ये वाली फीलिंग आने लगे कि वी विल मीट द कंडीशंस एंड वी विल रिसीव द ग्रांट, तो उस दिन आप ये एंट्री पास कर लें। जब कंडीशन मीट हो जाए तो फिर आप ग्रांट इनकम बुक कर लें, इनकम बुक कर लें, अनअर्न्ड से निकाल के इनकम में डाल दें। और फिर सर जब आपको ग्रांट रिसीव हो जाए तो आप सर ग्रांट रिसीवेबल क्रिएट करके कैश डेबिट कर लें। ये बात भेजे में बैठती है, इसको कॉपी कर लें सर, शाबाश। मैं बता देता हूँ बेटा, अलीजा मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा बस। हेलो हेलो, हाँ जी दोबारा सुन ले बेटा। मुझे एक बात बताओ, जब आपने पहले दिन एक एंट्री पास की ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, ये डेफर्ड ग्रांट इनकम मेरे बच्चों एक अनअर्न्ड इनकम है। अर्न कब होगी? जब आप कंडीशंस मीट कर लेंगे। 10 जनवरी को जैसे हमने कंडीशन मीट की उसी वक्त हमने डेफर्ड ग्रांट इनकम या अनअर्न्ड ग्रांट इनकम को उठा के ग्रांट इनकम में डाल दिया। ठीक है जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम का मतलब इज एज गुड एज अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी, 24 को जो एंट्री है उसमें ग्रांट रिसीवेबल की नेचर एक रिसीवेबल की है ना। रिसीवेबल का मतलब एक एसेट की है ना। भाई हमें अपने पास क्या किया, डे वन पे एक एसेट रिकॉर्ड किया कि भाई हमें पैसे मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी रिकॉर्ड की कि हमने अभी तक वो कमाए नहीं है। पैसे मिलने वाले हैं लेकिन अभी तक हमने वो कमाए नहीं है। फिर सर जब हमने कंडीशन मीट कर ली तो हमने कहा हमने पैसे कमा लिए। अब जब सर ग्रांट रिसीवेबल आया, मतलब हमने कैश में कन्वर्ट किया, तो कैश डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट पैसे मिल गए। पहले दिन ना कंडीशंस मीट हुई थी ना ग्रांट रिसीव हुई थी। फिर कंडीशन मीट हुई तो इनकम बुक की। फिर जब ग्रांट रिसीव हो गया तो हमने कैश डेबिट करके ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। बेटा इस पर कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ लो। हेलो, दोनों रास्ते हैं, दोनों मौजूद है, बट आपको वो पाथ, वो रास्ता चुनना है जो आपको सबसे ज्यादा कामयाबी देगा, सबसे ज्यादा पैसे कमा के देगा। ओके, सो अव्वल आपको ज़हन में रखना है कि अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है, इसमें उम्र की कैद नहीं है, तालीम की कैद नहीं है,
इट कुड बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि आप डिग्री लेकर अकाउंटेंट बनो। अकाउंटेंट जो मॉडल अकाउंटेंट्स है वो आजकल क्या करते हैं, 4 चीजें ये करते हैं, ठीक है, हियर एंड व्हाट यहाँ पे एंड यहाँ पे 4 सुपर शिट इज दिस? कौन है ये पागल का बच्चा? 30 दिनों में सीए कर लो, 30 दिनों में आजाद चाय वाला। क्या आ गया दुनिया में भाई? 6 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ो, ये आपको 30 दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। पाकिस्तान में सब बिकता है यार, हैं? खरीद भी लेंगे लोग, जिनको शॉर्टकट चाहिए वो खरीद भी लेगा। चलो यार मेरे बच्चों, ये क्लियर हुआ? चलो ये क्लियर हुआ। चले, मेरा एक सवाल है फिर आपसे, मेरा एक सवाल है, आप गौर से देखना दोस्त, गौर से देखना। मेरा एक सवाल है सर आपसे। ऑन 1st November government announced a grant of rupees 50,000 for companies who employ 60 individuals from local community। ठीक है जी। The company met conditions on 16th of November, received grant on 1st December। शाबाश सर, मुझे जर्नल एंट्रीज पास करके दें। ये जो बच्चा वलीद खानजादा के पास पढ़ता था, ये था कौन? हाँ, सभी इसको यार मेरा सलाम देना जाके यार उस बंदे को, जब भी दोनों मिले। मैं फेसबुक पे मैं बोल देता हूँ उसको, लेकिन पर्सनल सलाम दे गया ना। तो ये है पहली वाली टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एचआर करते हैं कंपनीज का, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, ओके। एंड लास्टली जो है इट इज कि वो उसका जो हिसाब किताब होता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंटिंग है वो करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें भी आगे 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है जी पर्सनल, ठीक है, और एक होती है कॉर्पोरेट। पर्सनल हो गई एक बंदे के जाती टैक्सेस कैलकुलेट करना, ठीक है, एंड एक हो गई जो बिजनेस की होती है। सारा कुछ यहाँ पे जो 30 दिन वाला अकाउंटेंट होता है वो कर सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो 30 दिन वाला होता है वो मैं समझाऊंगा भी आपको कि 30 दिन में आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, ओके। ये आई विल टीच यू राइट एट द एंड इंशाल्लाह। इसमें हम 2 शाखाएं कर लेते हैं, विल लिटरली क्रिएट वन हियर, वन यहाँ पे 30 डे इजी कर लेते हैं, अकाउंटेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो डिग्री और ऑनलाइन आईएनएस के भी कर लेंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की दुनिया में जरूरत है, लेकिन Holy shit is this यार? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, खाना जब क्लास के मैं क्लास से ख़त्म की बात फ़ोन हो गया। हाँ ओए ओए, कम से वो वर्षा 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 हाँ बेफिक्र वर्षा वर्षा पकम डिपार्टमेंट की, ऑडिट डिपार्टमेंट की वर्षा, आश्रय में का और बांधे। हाँ ना ना बस वर्षा, बस सीधा वर्षा। हाँ सही देखा ना, मुबारक सर, डेर दी मुबारक सर। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, बड़े माँ के दोस्त।
हंस क्यों रहा है भाई, तू पश्तो नहीं सुनी क्या तूने पहले हैं? चले जी, कर लिया, एंट्रीज बना ली मेरे बच्चों, एंट्रीज बन गई। शुड आई मूव अहेड सर? सर मुझे बताएं, सबसे पहले जब जिस दिन आपको ये ऐलान हुआ कि यू विल रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर एम्प्लॉइंग 60 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, ठीक है जी, एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट दी 60 इंडिविजुअल्स इंशाल्लाह विल बी रिक्रूटेड, और हम इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट की कंडीशन मीट करेंगे, गवर्नमेंट से भी पैसे मिल जाएंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं मैंने 1 नवंबर को एक एंट्री पास की होगी, ग्रांट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 50,000 रुपए से, और वेरी गुड सर। अच्छा, कुछ लोग इसको अनएर्न्ड ग्रांट इनकम लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर है एग्जामिनर को वही दिखाओ जो देख देख के बड़ा हुआ है। जी सर, उसके बाद सर ये ग्रांट की जो कंडीशन अटैच थी, ठीक है जी, जो अफिक्स की हुई थी उन्होंने कंडीशन, वो हमने मीट कर ली। तो अब मैं डेफर्ड ग्रांट इनकम को कर रहा हूं डेबिट कितने से, 50,000 से, और अब मेरी इंटाइटलमेंट लीगली स्टेब्लिश हो गई है। अब बताएं सर, पैसे मिलेंगे इसके बाद कब? 1 दिसंबर को हमारा ग्रांट रिसीवेबल कन्वर्ट हो गया किसमें, कैश में। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, आपने 50 लोग रख लिए, थैंक यू वेरी मच, और ये पैसे आपको हम दे रहे हैं, ठीक है जी। डन, पक्का? अच्छा जी, अब आओ मेरे बच्चों, ऊपर आओ, अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए सर। अपने पास आप हेडिंग डालोगे ग्रांट रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स। गौर से सुनना दोस्त, सर 10 जनवरी को या से 6 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कॉल आती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है जनाब अहमद रजा मीर ARTT वालों, थैंक यू वेरी मच। मैं कहता हूं वो किस चीज के लिए सर, थैंक यू वेरी मच किस चीज के लिए? उसने कहा आपने माशाल्लाह कोई 4,500-5 हज़ार के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ाएं, क्वालिफाइड मेंबर्स आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, पाकिस्तान आपको सलूट करता है। वैसे इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोगों का, लेकिन कोई रिकग्निशन नहीं है। हाँ, मुल्क में जो है ना, वो क्या नाम है उस मॉडल का जिसको वो मिला है, अवार्ड मिला है, सितारा इम्तियाज, जिसका इतना बड़ा मुंह है कि चौथे बटन तक आता है, क्या नाम है उसका? महविश हयात, वेरी गुड जी। देखो लड़कों को पता है, सबको, सब हरामखोरों को पता है जी जनाब। तो महविश हयात को अवार्ड मिल जाता है, ठीक है। अहमद साहब जैसे टीचर इस मुल्क में बैठे हुए हैं जो जो मतलब यूथ को डेवलप कर रहे हैं, तमगा इम्तियाज, उनको नहीं मिला, ठीक है जी, उनको नहीं मिलता है, ठीक है ना, किसी को नहीं मिलता। मिलता किसको है? मरासी को, ठीक है जी। उसके बड़े कंट्रीब्यूशन है भाई मुल्क को बनाने में, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो नहीं होते तो यार हमारे जवान कैसे जवान होते हैं। तो ये है उनकी कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो सर खैर गवर्नमेंट को एक एहसास हुआ कि नहीं यार, टीचर्स भी लगे हुए भाई, इतने इतने लोग डेवलप करते हैं, लोग नस्लें डेवलप होती हैं, तो उनको इनाम देना चाहिए। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहा भाई अहमद रजा जबरदस्त यार, आपने पिछले 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट में पढ़ाए, कोई 15-16 साल का आपका टीचिंग का हिसाब किताब है, ARTT को हम एक ग्रांट देना चाह रहे हैं। हमने कहा कितने की? उन्होंने कहा 10,000 रुपए की। हमने कहा अपने पास ही रखो नहीं मजाक कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 10,000 रुपए का ग्रांट देना चाह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऐसी कंडीशन है जो मैंने फ्यूचर में मीट करनी है या ऑलरेडी मेट हो चुकी है? इसका मतलब है गवर्नमेंट ने मुझे कोई फर्दर काम करने को नहीं कहा ना, सिर्फ ये काम आपको ग्रांट देने वाले हैं आपकी सर्विसेज के रिकग्निशन में। तो बताओ मैं अब क्या एंट्री पास करूं? ग्रांट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 10,000 से, और डायरेक्ट ग्रांट इनकम क्रेडिट क्यों? व्हाई नॉट DGI? व्हाई नॉट डेफर्ड ग्रांट इनकम? व्हाई नॉट डेफर्ड ग्रांट इनकम? क्यों? वेरी गुड सर, पास्ट पे हम काम कर चुके हैं ना,
अर्न हो चुकी है ये, अब हमें थोड़ी को फर्दर काम करना है इसके लिए, ठीक है जी। फर्दर काम करना होता तो मैं एन बुक करता, आपको कंडीशन मीट करना होती, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लाना होता, हम तो कंडीशन ऑलरेडी मीट कर चुके हैं। तो याद रखना सर, पास्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड या पास्ट सर्विस से रिलेटेड या पास्ट के कामों से रिलेटेड जैसे ही आपको ग्रांट मिलने का ऐलान होगा, आप उसी दिन ग्रांट इनकम बुक कर लेंगे। फिर मुझे बताओ, मुझे कैश कब मिला? सर मुझे कैश मिला से 8 जनवरी को। क्या एंट्री पास की मैंने? कैश डेबिट कितने से? 10,000 से। फिर ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है सर? मैं जिंदगी में बड़े बड़े नशइयों को पढ़ा, यकीन करो, लेकिन तुम लोग की क्लास में एक अजीब नशई, एक बच्चा जवाब देता है 17 मिनट में। समझ आ गया? कोई जवाब नहीं, खटो यहां से। यही तुम लोग हैं। अच्छा, एक हसन ने जवाब दे दिया। चलो जी, चलो मजाक कर रहा हूँ, शाबाश शाबाश। यार हमजा, तुम्हारा नाम हमजा गैनी है, GANNY, गैनी या गनी है? गनी तो गैनी। अच्छा, गनी रख लेता यार। हाँ जी, ये कास्ट होगी ना तुम्हारी। बड़े आगे हम हैं मेरे बच्चों, हम आगे बढ़े। चलो जी, अब आए सर, ये हमने कर लिया। क्या ये हमने कर लिया? क्या कर लिया? ये हमने कर लिया सर, इसको हम पीला कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस पे, ठीक है जी। और हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कैप्ट, ठीक है। जी जनाब। सर ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुझे ये कहा कि 2016 और 2017 इन 2 सालों में, ये बात हो रही है 1 जनवरी से, ठीक है जी। 1 जनवरी को गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि 2016 और 2017 में आपने वेजेस पे करनी है एम्प्लॉयज को। मैंने कहा कितनी वेजेस पे करनी है? उन्होंने कहा 2016 में आपने 1 लाख रुपए पे करने और 2017 में 1,60,000 रुपए आपने पे करने। तो टोटल आपने 2,80,000 रुपए पे करने हैं वेजेस के 2016 में और 17 में। नहीं हैव टू पे इट। अगर आप ये पे करोगे ना, तो हम आपको इसका 20% ग्रांट दे देते हैं। आप ये पे करो, हम आपको 20% फाइनेंस कर देते हैं, सब्सिडाइज कर देते हैं। आपको हम सर एक बेनिफिट दे देते हैं, आप पे बर्डन 80% आएगा। हमने कहा ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 1 जनवरी 2016 को ही 1 जनवरी 2016 को ही ग्रांट दे दी ग्रांट, हाथ में पकड़ा दी। कब पकड़ाई? 1 जनवरी 2016 को। गवर्नमेंट ने कहा ये ले लो। अब बताओ क्या एंट्री पास की होगी मैंने? ब्रिलियंट। कितने से? वेरी गुड सर, 56,000। फिर क्रेडिट, ग्रांट रिसीवेबल तो है ही नहीं ना, पैसे डायरेक्ट ही मिलेगा जी। जी मेरे भाई, वेरी गुड सर। डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्यों डेफर्ड क्यों बुक किया?
क्योंकि सर अभी तक हमने कंडीशंस मीट नहीं की, अर्न नहीं किया हमने। ठीक है जी, 2,80,000 का 20% वुड बी 56,000। डन, डन है बाबू। अच्छा 2,60,000 है। अब सेट है, कोड चेंज कर दिया। फिर सर उसके बाद गौर तो सुनिएगा दोस्त, पहले साल हमने वाकई 1,20,000 की वेजेस पे की। तो बता, जब हमने पहले साल 1,20,000 रुपए की वेजेस पे की तो हमने 31 दिसंबर को एंट्री पास की वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से, 1,20,000 रुपए से, और कैश क्रेडिट कितने से, 1,20,000 से। डन। अब बताओ आपने कितनी कंडीशन मीट कर ली, पार्शियली कंडीशन मीट कर ली आपने, हैं? पार्शियल कंडीशन मीट कर ली, थोड़ी बहुत तो कंडीशन मीट हो गई ना, ऐसा है। तो बताओ मैं क्या करूं, मैं डीजीआई डेबिट करूं कितने से, डीजीआई डेबिट करूं कितने से, 1,20,000 का, और याद रखो गवर्नमेंट ने तुम्हें जिस एक्सपेंस को मीट करने के लिए यह पैसा दिया है, जिस एक्सपेंस को मीट करने के लिए पैसा दिया है, वो एक्सपेंस जब पीएनएल में जाएगा तो ग्रांट इनकम भी उसी पीरियड में पीएनएल में जाएगी। मुझे बताओ किस एक्सपेंस को मीट करने के लिए तुम्हें पैसे मिले, विच एक्सपेंस द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अस टू पे, सर वेजेस पे करने को कहा है। तो मुझे बताएं सर, हम जिस दिन वेजेस हिट होंगी पीएनएल पे उसी दिन ही अमाउंट पीएनएल में जाएगी ग्रांट इनकम की। बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, जब एक पर्टिकुलर एक्सपेंस हिट हो और उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम हो उसी पीरियड में हिट होनी चाहिए, जब एक इनकम बुक हो तो उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं उसी पीरियड में बुक होनी चाहिए। याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब बताओ सर, आपने पार्शियल ग्रांट इनकम बुक कर ली उसी पीरियड में जिस पीरियड में आपने ग्रांट से रिलेटेड एक्सपेंसेस बुक किए, फिर क्या हुआ, हमने 31 दिसंबर 2016 को ये एंट्री पास हुई थी, फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 2017 वेजेस एक्सपेंस पे डेबिट 1,60,000। और अब बताओ क्या हमने कंडीशन मीट कर ली हैं, क्या हमने कंडीशन मीट कर ली है जी। पैसे कितने रिसीव हुए, पैसे रिसीव हो चुके हैं सर ऑलरेडी, 1,60,000 का 20% जी। और यही है, यही 6, कुछ ऐसा ही है, कुछ यूं ही है ऐसा। अब मुझे बताएं सर, जब मैं एक्सपेंस बुक करूंगा ग्रांट रिलेटेड उससे उसी वक्त पीएनएल में डालूंगा, ऐसा। सर इसको कैप्ड और अनकैप्ड क्यों कहा जाता है, बता रहा हूं, ये पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो मेरे बच्चों। ओहो,
जी मेरे भाई, कर लिया? बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताएं सर, इसमें आपने कैप्ड और अनकैप्ड कहा था ना, इसका क्या मतलब है कैप्ड और अनकैप्ड? अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ के मैं 2017 में जाके, व्हाट इफ के मैं 2017 में जाके वेजेस ज्यादा पे करके आ जाता? व्हाट इफ के मैं 2017 में जाके वेजेस ज्यादा पे करके आ जाता? मैं वेजेस पे कर देता सर मिसाल के तौर पर कोई 1,90,000 की। अब मैं गवर्नमेंट की तरफ मुंह करके देखता, मैं कहता भाई मैं तो ज्यादा वेजेस पे कर दिए क्योंकि आप मुझे ग्रांट ज्यादा दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारी ग्रांट कैप्ड है। कैप्ड का मतलब बस बेटा इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ कैप्ड वाले सीन में क्या है कि आप आखिरी साल जाके अगर एक्सपेंसेस ज्यादा भी इनकर कर दो, ठीक है ना, तो आपको फर्दर ग्रांट नहीं मिलेगी। जो ग्रांट आपको गवर्नमेंट ने लिमिट किया था बस लिमिट हो गई ग्रांट, ठीक है जी, फिक्स ग्रांट है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे जनाब ऐसी ग्रांट क्या है सर? कैप्ड है, कैप्ड कैप्ड। अच्छा जी, व्हाट इफ किसी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है दादा तू खर्चा कर ही जाओ, मैं आगे पैसे दे दूंगा बाद में तुम्हें, और तुम खर्चा कर लो, टेंशन नहीं लो, तुम खर्चा कर दो, मैं उसका 20% तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो मुझे बताओ सर, अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई सीन करे तो वो क्या होगा? वो अनकैप्ड होगा, ऐसा? वो क्या होगा? वो अनकैप्ड होगा। तैयार हो? एक सवाल दूं तुम लोग करने के लिए? और टाइम कितना रह गया? 6 मिनट रह गया। अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूं। बल्कि काम कर लो यार, यहाँ ऑफ कर लो, क्योंकि वो सवाल डिस्कस करने में भी जो है ना वो 10 मिनट लग जाएंगे। हम यहीं तक रखते हैं क्लास को, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अच्छा भाई, अब तुम्हारी ना डबल क्लासेस लगना शुरू होंगी मंडे ऑनवर्ड्स। डबल क्लास का मतलब है क्लास मेरी हुआ करेगी, एक सर आकाश की हुआ करेगी। ठीक है जी, आकाश आप लोग के साथ सिंगल एंट्री से स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी, और मेरी क्लासेस आपकी लगातार इसी तरह चलती रहेंगी। रोज एक क्लास होगी, रोज एक क्लास होगी, ठीक है। मे भी एक आध दिन हफ्ते में आपको ऑफ दिया जाए, सैटरडे संडे क्लास होगी भाई, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। सैटरडे जी, सैटरडे जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज।